हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोनिता सुबह सड़क पर वॉक करती हुई ऑफिस जा रही होती है। तभी उसके सामने अचानक से एक कार आकर रुकती है, जिससे वो एकदम से डरकर बोलती है, आज तो बाल बाल बच गई। ओ गाड़ी वाले, सुबह सुबह पीकर ड्राइविंग करने निकले हो क्या? आंखें कमजोर हो गई है क्या? तरीका है गाड़ी चलाने का? कौन हो? बाहर निकलो, मैंने कहा बाहर निकलो। इतना कहकर वो गाड़ी के शीशे पर जोर जोर से नॉक करती है, लेकिन कोई बाहर नहीं निकलता। तभी वो पास ही पड़े पत्थर को उठाकर गाड़ी पर मारने वाली ही होती है कि तभी एकदम से गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से रेहान नाम का लड़का निकलकर बोलता है, अरे अरे रुक जाओ, अब क्या मेरी गाड़ी का विनाश करके मानोगी? तुम हो रेहान? मुझे लगा कोई सरफिरा होगा जो सुबह सुबह मुझे ऊपर भेजना चाहता है। अपनी जान को ऊपर भेजकर मैं खुद को गम के सागर में नहीं डुबोना चाहता। वो तुम्हें जाते हुए देखकर अचानक से ब्रेक लगा दी मैंने। तुम भी ना पागल हो पूरे। अब जिसे तुम जैसी चाहने वाली मिली हो, उसका पागल होना तो लाजमी है ना। तुम भी ना यार। इतना कहकर वो उसके गले लग जाती है और दोनों कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। रोनिता और रेहान 3 महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। रोनिता की जिंदगी में वैसे तो कई लड़के आए थे, लेकिन रेहान से मिलकर उसे सच्चे प्यार का एहसास हुआ था। ऐसे ही एक शाम को जब रेहान घर पहुंचता है, तो वो आवाज लगाते हुए बोलता है, मान्या, मान्या कहाँ हो तुम? ओहो, घर के अलावा तुम्हारी बीवी और रहेगी भी कहाँ? क्या बात है, आज आते ही मुझे ढूंढ रहे हो? अब थका हारा पति बीवी की जगह पड़ोसन को तो आवाज लगाएगा नहीं। वैसे ये तुम्हारे गाल पर क्या लगा है? क्या लगा है? रुको 1 मिनट। इतना बोलकर वो उसके करीब जाता है और उसके गालों पर किस कर देता है। तभी शर्मा कर उसे दूर करते हुए मान्या बोलती है, आप भी ना सुधरेंगे नहीं। अच्छा, वैसे मैं बिगड़ा कब था? हमेशा से। चलिए फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। उफ, हाय मैं कितना लकी हूँ कि मेरी लाइफ में तुम मेरी वाइफ बनकर आई। बस मुझे खाना भी खाना है, कहीं आपकी तारीफों से ही मेरा पेट ना भर जाए। रेहान और मान्या की शादी को 1 साल का समय हो गया था और इस बात से रोनिता भी अनजान नहीं थी। लेकिन मान्या नहीं जानती थी कि रेहान का चक्कर किसी और लड़की के साथ चल रहा है। ऐसे ही एक दिन रेहान रोनिता से मिलने के लिए उसके घर आता है, तो देखता है कि वो किसी और से फोन पर बात करते हुए बोल रही है। हाँ, खा लिया मैंने खाना। कितनी चिंता करते हो मेरी। चलो अब मैं फोन रखती हूँ। कौन था फोन पर? अरे रेहान, तुम कब आए? अभी अभी। बस सोचा तुम्हें मेरी याद आ रही होगी, इसीलिए चला आया। क्यों, अच्छा नहीं लगा तुम्हें? तुम भी ना बहुत घटिया मजाक करते हो। तुम आओ और मुझे अच्छा न लगे, ये कभी हो सकता है? आओ बैठो ना। वैसे इस संडे तुम फ्री हो क्या? मेरा क्या, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मैं तो फ्री हूँ। अपना देखो कि संडे मेरे साथ बिताने के लिए तुम मान्या को क्या झूठ बोलोगे? एक बात बताओ रोनिता, मैं शादीशुदा हूँ, इससे तुम्हें सच में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई? क्यों नहीं हुई प्रॉब्लम भी मुझे। तुम्हें भूल जाने का सोचा भी, लेकिन तुम्हारी आदत सी है मुझे, मैं तुमसे दूर ही नहीं हो पाती। मेरी असलियत को जानते हुए भी तुम मुझे पसंद करती हो, शायद इसीलिए ही मैं तुम्हें चाहने लगा। और शायद इसलिए हम एक दूसरे के साथ खुश हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इतना कहते ही दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और खो से जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन रोनिता कैफे के बाहर खड़ी एक लड़के से हंसकर बातें कर रही होती है और वहाँ से मान्या सामान लेकर गुजर रही होती है। तभी एक पत्थर से उसका पैर टकरा जाता है और वो गिरने ही वाली होती है। तभी रोनिता उसे संभाल लेती है और मान्या बोलती है, ओ शुक्रिया, तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। तुम गिर जाती और कुछ नहीं होता। अरे मजाक कर रही हूँ, 1 मिनट। हाँ, इतना बोलकर वो अपने साथ खड़े लड़के के गाल पर किस करके उसे बाय कहती है और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। तभी मान्या मन में बोलती है, जरूर इसका बॉयफ्रेंड होगा, पूछो क्या? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। अरे क्या सोचने लगी? यहाँ जो लड़का खड़ा था उसके बारे में? हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या वो? हाँ, कह सकती हो तुम। वैसे कहाँ जाना है तुम्हें? मैं हेल्प कर देती हूँ। नहीं, मैं रिक्शा ले लूंगी। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। और हाँ, आगे पत्थर मिले तो टकराना मत। जिसके बाद दोनों अपने रास्तों पर निकल जाते हैं।
रोनिता रेहान के अलावा भी और भी कई लड़कों को डेट कर रही थी, जिसका पता रेहान को नहीं था। उसे तो यही लगता था कि रोनिता उससे दिल से प्यार करती है। एक दिन जब इत्तेफाक से फिर मान्या और रोनिता एक मॉल के बाहर मिलते हैं, तो मान्या बोलती है, अरे तुम रोनिता, उस दिन नाम नहीं जान पाए थे एक दूसरे का। मान्या, शॉपिंग करने आई थी यहाँ और देखो एक बार फिर तुमसे मिल गई। अच्छा, वैसे तुम शादीशुदा लगती हो, लेकिन हमेशा अकेली ही सामान खरीदती दिखती हो। वो मेरे हस्बैंड थोड़े बिजी रहते हैं ना। वो दोनों बातें कर ही रही होती है कि तभी एक लड़का रोनिता के पास आकर बोलता है, चलो बेबी, मूवी स्टार्ट होने वाली है। हाँ हाँ जान, 1 मिनट बस। अच्छा, अभी मुझे जाना होगा। अगली बार जब मिलेंगे तो कहीं बैठकर कॉफी पियेंगे। इतना कहकर वो उस लड़के का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही मान्या बोलती है, कैसी लड़की है, 2 बार मिली और दोनों बार अलग अलग लड़कों के साथ। पता नहीं ऐसे ही कितनों को घुमा रही होगी। पहली बार मिली थी तो लगा था कि अच्छी लड़की होगी, पर ये तो बड़ी टेढ़ी निकली। इतना कहकर वो मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और एक दिन मान्या रेहान का इंतजार करते हुए खिड़की से बाहर देख रही होती है। तभी उसके घर के बाहर एक कार आकर रुकती है, जिसमें से रोनिता रेहान निकलकर गले मिलते हैं। और ये देखकर मान्या हैरान होकर खुद से बोलती है, रोनिता, इनके साथ ये मैं क्या देख रही हूँ? रेहान जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, मुझे पता करना ही होगा। जिसके बाद वो एक दिन रेहान का पीछा करती है तो देखती है कि रेहान रोनिता को एक कैफे में मिलकर फूलों का गुलदस्ता दे रहा है। ये देखने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि उन दोनों के बीच कुछ तो है। तभी वो घर आकर रोते हुए खुद से बोलती है, रेहान मुझे धोखा दे रहे हैं, और वो भी रोनिता जैसी लड़की। मेरी सौतन है, जरूर बाकी लड़कों की तरह उसी चुड़ैल ने इन्हें भी फंसाया होगा। कैसी सौतन है, ये प्यार की इतनी प्यासी है कि लड़कों को अपने जाल में फंसाती फिर रही है। मैं इसका सच रेहान के सामने लाकर ही रहूंगी। इतना कहकर वो अपने आंसू पोंछ लेती है और अपनी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी के बहाने से रोनिता से जानबूझकर टकरा जाती है और उसे देखकर रोनिता बोलती है, मान्या, सही पहचाना ना? बिल्कुल। वैसे इस बार हम टकराए नहीं हैं। मैं तुमसे मिलने आई हूँ, वो भी तुम्हें इनवाइट करने के लिए। अरे क्या बात है, तुमसे पहली बार मिलकर ही मुझे तुमसे पॉजिटिव वाइब्स आ गई थी। और कहाँ और किस खुशी में बुला रही हो? अपनी वेडिंग एनिवर्सरी की छोटी सी पार्टी रखी है घर पर, आना जरूर। इसी बहाने तुम मेरे पति से भी मिल लोगी। बिल्कुल। जिसके बाद रोनिता मान्या से गले मिलती है तो मान्या चुपके से उसका फोन उसके पर्स से निकाल लेती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मान्या घर में अच्छी सी डेकोरेशन करती है। तभी रोनिता हाथ में गिफ्ट लिए उसके पास आती है और उसे देखकर रेहान हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम यहाँ? क्या हुआ रेहान? मैंने अपनी सौतन को यहाँ बुलाकर कुछ गलत किया क्या? सौतन, तुम रेहान की वाइफ हो? अरे अभी ये हैरानी वाला रिएक्शन मत दो, क्योंकि अभी तो और हैरान होना बाकी है। रेहान, आपको भी अंदर आ जाइए। उसके इतना कहते ही 2 लड़के अंदर आ जाते हैं और वो वही होते हैं जिनके साथ मान्या ने रोनिता को देखा था। उन्हें देखकर रोनिता के पसीने छूटने लगते हैं और तभी रेहान बोलता है, ये लोग कौन है? आपको नहीं पता? अरे जिसके लिए आप मुझे धोखा दे रहे हैं वो तो आपको हमेशा से ही धोखे में रखती आई है। ये मेरी सौतन के आशिक हैं। मेरी सौतन की प्यास इतनी ज्यादा है कि वो सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि इन सबके साथ भी चक्कर चला रही है। रोनिता, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करने का नाटक करती रही? ऐसा नहीं है रेहान, मैं तुमसे ही सच्चा प्यार करती हूँ, मेरा यकीन करो। यकीन? अरे कैसी सौतन हो तुम, अपने प्यास के चक्कर में लड़कों को अपने जाल में फंसाती हो। और आप ऐसी लड़की के लिए अपनी बीवी को धोखा दे रहे थे। आप जैसे लोग ऐसी ही लड़की डिजर्व करते हैं। दूर हो जाइए मेरी नजरों के सामने से, मुझसे रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर वो दोनों को घर से निकालकर उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। रोहित, तो फिर क्या सोचा है तुमने? कब कर रहे हैं हम शादी? बस कुछ समय और, मेरे ऑफिस का काम खत्म हो जाए, फिर हम आराम से शादी करेंगे। अच्छा ठीक है, वैसे मुझे तुमसे एक बात क्लियर करनी थी। तुम्हें पता है ना कि मेरी छोटी बहन का मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। शादी के बाद वो मेरे साथ आएगी। मोनी कम ऑन यार, कैसी बातें कर रही हो?
ऑफ कोर्स तुम उसे शादी के बाद यहाँ ला सकती हो। थैंक यू रोहित। कुछ दिन बीत जाते हैं। रोहित के ऑफिस का सारा काम खत्म हो जाता है और अगले दिन ही वो दोनों धूमधाम से शादी कर लेते हैं और मोनी अपनी बहन दिव्या को साथ लेकर आती है। ऐसे ही एक दिन मोनी खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है और सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। ऐसे में रोहित बोलता है, वाह मेरी जान, कितना अच्छा खाना बनाया तुमने। अच्छा जी, आपका ही फेवरेट खाना बनाया है आज तो। अरे दी, सब जीजू का ही फेवरेट बना है या मेरी पसंद का भी कुछ खाना बना है इस घर में? अरे दिव्या, मैंने तेरी पसंद का भी खाना बनाया है। देख, आलू पूड़ी तुझे कितने पसंद है। अच्छा जी, साली साहिबा को ही खिलाओगी क्या या मुझे भी खिलाओगी? अरे आपको भी देती हूँ, ये लीजिए। हंसी मजाक करते हुए सब खाना खा लेते हैं। कुछ ही देर के बाद सभी मिलकर छत पर जाते हैं और ठंडी हवा का मजा ले रहे होते हैं। ऐसे में रोहित कहता है, मोनी, मौसम कितना रोमांटिक है ना, कितनी ठंडी हवा चल रही है। हाँ रोहित। जीजू, मेरे पास एक आइडिया है, बोलूं? हाँ हाँ दिव्या, बोलो। दी, जीजू, हम यहाँ बैठकर अंताक्षरी खेलते हैं। मौसम भी मस्त है, बहुत मजा आएगा। बताओ क्या बोलते हो आप दोनों? ठीक है साली साहिबा। और हाँ, गेम में जो भी हारेगा उसे कुछ करना पड़ेगा हारने पे। ओके डन। ठीक है। अगले ही पल सभी बैठे होते हैं और गाना स्टार्ट करते हैं। नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल के बुझा जाए। ए से अब दिव्या तुम शुरू करो। मैं ए से क्या गाऊं, याद ही नहीं आ रहा। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। अब तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। नहीं नहीं दी, आप कुछ करो ना। ऐसे कैसे, करना तो पड़ेगा, वो भी जो तेरे जीजू बोलेंगे। हाँ बिल्कुल। तो साली साहिबा, अपने जीजू के लिए 2 लाइन शायरी में सुनाओ। शायरी? ओके, सुनाती हूँ, लेकिन रोमांटिक शायरी आती है मुझे। अरे कोई नहीं, जो तेरा दिल करे वो सुना दे। अर्ज किया है, हसरत है सिर्फ तुम्हें पाने की, और कोई ख्वाहिश नहीं इस दीवाने की। शिकवा मुझे तुमसे नहीं खुदा से है, के कहते हैं शिकवा मुझे तुमसे नहीं खुदा से है। क्या जरूरत थी तुम्हें इतना खूबसूरत बनाने की। वाह वाह, क्या बात है दिव्या, इतनी अच्छी शायरी। किसी को पसंद करती हो क्या? अरे नहीं जीजू, ये तो खाली टाइम में लिख लेती हूँ थोड़ा बहुत। इतना कहकर सभी सो जाते हैं। अगले दिन मोनी अपनी पड़ोसन के साथ मार्केट चली जाती है और अपनी बहन से कहती है, दिव्या, मैं आंटी जी के साथ बाजार तक जा रही हूँ, तू अपना और घर का ख्याल रखना, और हाँ, बाहर मत जाना। ठीक है दी। इतना कहकर मोनी चली जाती है। दिव्या घर में बोर हो रही होती है। पहले वो घर में कुछ साफ सफाई का काम करती है, उसके बाद नहाने चली जाती है। इसी टाइम अचानक से रोहित घर की बेल बजाता है तो कोई दरवाजा नहीं खोलता और फिर वो एक्स्ट्रा चाबी से दरवाजा खोलकर सीधा अपने बेडरूम में चला जाता है, जहां दिव्या टॉवल में खड़ी होकर अपने हेयर ड्रायर कर रही होती है। तभी रोहित ये देखकर रोमांटिक हो जाता है और फिर कहता है, वाओ, आज तो मोनी फुल मूड में लग रही है, जल्दी से सरप्राइज देता हूँ उसे। इतना बोलकर वो दिव्या को मोनी समझकर पीछे से उसे हक करके उठा लेता है और फिर बोलता है, मोनी मेरी जान, आज इतनी हॉट कैसे बनी हुई हो तुम? तुम्हें पता था क्या मैं आने वाला हूँ जो इस मूड में हो? जीजू हटिए, ये मैं हूँ दिव्या, दीदी नहीं है, छोड़िए मुझे। दिव्या तुम? और ऐसे? उप्स, सॉरी, तुम चेंज कर लो, मैं बाहर लिविंग रूम में हूँ। जी जीजू। कुछ ही देर के बाद दिव्या चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है, जिसके बाद पीछे से रोहित उसे देख रहा होता है और उसके पास जाकर उसे अपने करीब लाकर बोलता है, साली साहिबा, आप भी बेहद ही सुंदर हैं। मैं मदद कर दूं क्या चाय बनाने में आपकी? अरे जीजू, मैं खुद बना लूंगी। तभी जब उसे चाय में चीनी डालनी होती है तो वो देखती है कि चीनी के डब्बे में चीनी है ही नहीं। तो वो कहती है, अरे जीजू, चीनी कहाँ पे रखी है? अरे वो ऊपर रखा है, लाओ मैं उतार देता हूँ। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। इतना बोलकर वो खुद चीनी उतारती है और टेबल पर से उसका पैर अचानक फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। ऐसे में रोहित उसे अपनी बाहों में उठाता है और कमरे में ले जाता है। अरे कहा था ना मुझे करने दो, पर सुनती कहाँ हो? अरे जीजू,
मुझे क्या पता था कि मैं गिर जाऊंगी। अब चुप बैठो थोड़ी देर, मैं नहीं होता तो कौन देखता तुम्हें यहाँ ऐसे। इतना बोलकर वो उसके मोच वाले पैर पर बड़े ही प्यार से छूने के बहाने दवाई लगाता है कि तभी घर की डोरबेल बजती है और रोहित दरवाजा खोलता है, जिसके बाद मोनी रोहित को देखकर हैरान हो जाती है और फिर कहती है, अरे आप यहाँ कैसे, इतनी जल्दी कैसे आए ऑफिस से? हाँ सर दर्द था इसलिए। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। रोहित दिव्या को पाने के लिए तरकीबें सोचता रहता है और एक दिन अपने दोस्तों के साथ क्लब जाकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और दिव्या की बातें अपने दोस्तों को बता देता है, जिससे उसके दोस्त उसे बोलते हैं, अबे हलकट, तुझ में दम नहीं लगता है? जब तुझे वो अच्छी लगती है तो उसके करीब जाना। अबे अगर सच में अपनी साली को अपने पास चाहता है तो ये ले, आज उसे जूस में डालकर पिला दियो। ठीक है, आज तो मैं दिव्या को पाकर ही रहूंगा। इतना बोलकर वो घर आ जाता है। मोनी सो रही होती है कि तभी रोहित दिव्या के कमरे में जाकर उससे कहता है, अरे ये क्या दिव्या, तुम सोई नहीं अभी तक? चलो ये जूस पी लो, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अब तुम्हारा पैर कैसा है वैसे? ठीक है जीजू, लेकिन दर्द अभी भी है। इतना बोलकर वो दिव्या को जूस पिला देता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे नशे में जाती है और इसी बीच रोहित उसके करीब आकर फायदा उठाता है। साथ ही उसके साथ अपने कुछ पिक्चर्स भी क्लिक कर लेता है। कुछ ही दिनों के बाद रोहित एक बार फिर से दिव्या के पास जाता है और उसे छेड़ने लगता है। तभी दिव्या बोलती है, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ, मैं दीदी को सब बता दूंगी। खबरदार, अगर अपनी दीदी को कहा तो मैं उसे छोड़ दूंगा और तुम्हारी बदनामी भी हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी पिक्स हैं, ये देखो। पिक्चर्स को देखकर दिव्या बिल्कुल टूट जाती है और अपनी बहन की खातिर वो रोहित के अत्याचार सह लेती है, जो कि करीबन 1 हफ्ते तक ऐसे ही चलता है, जिससे दिव्या अब चुप चुप सी और सहमी सहमी रहने लगती है। साथ ही वो काफी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन वो अपने कमरे में बहुत ज्यादा रो रही होती है कि तभी उसकी बहन मोनी उसे देख लेती है और बहुत पूछने पर मोनी कहती है, दिव्या बात क्या है, तू इतना रो क्यों रही है? मोनी के बार बार पूछने पर वो उसे सारी बातें बता देती है कि आखिर रोहित ने उसके साथ में क्या क्या किया है। ये सब जानकर मोनी को बहुत गुस्सा आता है, साथ ही उसका दिल भी टूट जाता है और अगले दिन मोनी रोहित से जबरदस्ती उसका फोन लेती है, जिस वजह से उसका फोन टूट जाता है। लेकिन रोहित को भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है, तो ऐसे में मोनी बोलती है, ओफो रोहित जी, आप ऐसा करिए ऑफिस चले जाइए, आपका फोन मैं ठीक करवा कर भेज दूंगी। अरे अरे कोई बात नहीं, मैं खुद ठीक करा लूंगा जाकर। अरे रोहित जी आप जाओ, आपको लेट हो रहा है ना। रोहित के जाने के बाद वो एक बार फिर से फोन को ऑफ करके स्विच ऑन करती है, जिसके बाद फोन सही से चलने लगता है और फोन में वो अपने पति की सारी काली करतूतें देख लेती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो सीधा पुलिस स्टेशन जाकर अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है, जिसके बाद पुलिस रोहित को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल देती है। इतना ही नहीं, मोनी रोहित से डाइवोर्स भी ले लेती है और दोनों बहनें किसी दूसरी जगह पर जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती हैं। रजनी खाना बना रही होती है, तभी वो अपनी कमर पर खुजली करते हुए खुद से बोलती है, ओहो आज क्या हो गया, इतनी खुजली हो रही है, उफ समझ नहीं आ रहा, खाना बनाऊं या खुजली करूं? इतने में रजनी की सास उसी आवाज लगाते हुए कहती है, बहू खाना बन गया क्या? पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ माँ जी, अभी खाना टेबल पर लगा रही हूँ। एक तो इनको खाने की हमेशा इतनी जल्दी रहती है, ऊपर से गर्मी में इस खुजली ने मेरी जान ले रखी है, करूँ तो क्या करूँ? रजनी जल्दी से अपना सारा काम खत्म करके सोने के लिए अपने कमरे में जाती है, जहाँ उसका पति वीर उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही रजनी रूम में जाती है, वीर उसे हक कर लेता है और फिर उसे बोलता है, कहाँ रह जाती हो हमेशा, सबका ख्याल रखती हो, कभी अपने पति का भी रख लिया करो। अगर सबका ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो भला कौन रखेगा? अच्छा मुझे ना 5 मिनट दीजिए, मैं बस अभी आई। क्या यार, एक तो इतना लेट रूम में आती हो और फिर से वेट करवा रही हो मुझे। जी बस 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, पक्का। इतना बोलकर
रजनी बाथरूम में जाकर अपनी कमर का दाग देखती है, जिसकी वजह से उसको इतनी खुजली हो रही होती है। वापस वो अपने कमरे में जाती है और इच गार्ड ले लेती है और उसे अपनी कमर पर लगा लेती है। कुछ ही देर के बाद जब वो अपने पति के पास जाती है तो देखती है कि वीर सो चुका है। वीर को सोता देखकर रजनी भी सो जाती है और हर बार की तरह सुबह उठकर वो घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद वो बर्तन धो रही होती है, तभी उसके हाथ और कमर में ईचिंग होने लगती है। जैसे ही वो अपने हाथों को देखती है तो उसके हाथों में दाग का निशान नजर आता है और रजनी खुद से बोलती है, ये दाग यहाँ भी, पर ये दाग तो मेरे कमर वाले निशान से कुछ अलग लग रहा है। लगता है मुझे इन्फेक्शन हो गया है। अब तो इसे ठीक करना ही होगा। रजनी अपने दाग के निशान को छुपाने के लिए उस पर मेहंदी लगा लेती है और जब वो अपनी सास के पास जाती है तो माया उससे बोलती है, बहू ये क्या, हाथों में मेहंदी क्यों लगा रखी है, वो भी इस तरह से? हाँ माँ जी, वो गर्मी की वजह से ना मेरे हाथों में बड़ी जलन हो रही थी, तो मैंने ठंडी ठंडी मेहंदी लगा ली। पर बहू मेहंदी लगाकर तो ये काम कैसे करेगी? इतनी ही जलन हो रही थी हाथों में तो ठंडे पानी में डुबो लेती ना थोड़ी देर। कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी हाथों की मेहंदी धो लेती हूँ। वैसे भी अब मुझे काफी आराम महसूस हो रहा है। इतना बोलकर वो मेहंदी जाकर धो लेती है और जाकर अपने दाग पर इच गार्ड लगाती है। थोड़ी देर के बाद उसके पास उसकी पड़ोसन आती है और उसकी सास से बोलती है, माया बहन जी, ओ माया बहन जी। क्या हुआ? ओ मैं कह रही थी कि थोड़ी शक्कर मिल सकती है। ओ की है ना कि मेरे घर च शक्कर है ना खत्म हो गई है, ते मेहमान भी आ गए हैं, ते बाहर बारिश का मौसम है, दुकान वाले ते भी शक्कर खत्म हो गई है, तुसी थोड़ी जी दे दो। अरे कोई बात नहीं, आखिर एक पड़ोसी ही तो दूसरे पड़ोसी के काम आता है। बस 2 मिनट रुकना। बहू जरा शक्कर लेकर आना। अपनी सास की बातें सुनकर कटोरे में थोड़ा सा शक्कर लेकर वो वहाँ आती है और अपनी पड़ोसन को दे देती है। जैसे ही वो शक्कर उसे देती है, उसकी पड़ोसन उसके हाथों का दाग देख लेती है और उसकी सास से कहती है, हाय माया, तेरी बहू दे हत्था विच ते दाग है, वो भी गिल्ले वाला। हाय हाय, नी दूर रख अपने हाथ मेरे तो। हाय तू मेरी एक गल ध्यान नाल सुन ले, ये दाग ना एदे तो तेरे मुंडे नु भी हो जाएंगे, उसनु एदे तो दूर रखया कर। पर आंटी जी, ये तो जरा सी बीमारी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ओ ना ना, तू मेनू ज्ञान ना दे, मेनू सब कुछ पता है। तेनू पता है ये बीमारी मेरी चाची दी कुड़ी नु भी सी, सारे उस तो दूर रहंदे सी। तू भी अपनी बहू तो दूर रहा कर, ये तो सारे घर विच बीमारी फैला देगी। देखो बहन, आपको चीनी लेने से मतलब होना चाहिए, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं मुझे पता है मुझे किससे कैसे पेश आना है, तो अपना ज्ञान अपने ही पास रखो। और जिससे आप यहाँ सब कह रही हैं ना, वो मेरी बहू है, और ये सोच समझकर बोलिए क्योंकि आप मेरे घर में खड़ी हैं। माया की बात सुनकर उनकी पड़ोसन बिना चीनी लिए बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और माया अपनी बहू के हाथों का दाग देखने लगती है। तभी रजनी उससे बोलती है, बस हल्का सा ही है माँ जी, मैं इचगाड़ लगा लूंगी, ठीक हो जाएगा ये। मुझे पता है बहू, अभी ये थोड़ा सा ही है, ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। और हाँ, तू इन सब की बातों पर ध्यान मत दे, बस तू ईच गार्ड लगाती रह, और ये फंगल इन्फेक्शन होते रहते हैं। जी माँ जी, जैसा आप कहो, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। हाँ बहू, और हाँ, आगे से ऐसा कुछ भी हो तो पहले मुझे बताना, ताकि बाहर का कोई आके तुझे कुछ बोल कर न जा सके, समझी? ये सुनकर रजनी को अच्छा लगता है, पर वो अपने दाग पर ध्यान नहीं देती और लापरवाही करना शुरू कर देती है, जिसके बाद उसके कमर और हाथ के दाग बढ़ने लगते हैं। साथ ही साथ कुछ ही दिनों में उसके पति के गर्दन पर भी दाग का निशान हो जाता है। ऐसे ही एक दिन वीर अपनी गर्दन पर ईचिंग करते हुए अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए जा रहा होता है कि तभी माया उसको ईचिंग करते हुए देख लेती है। ऐसे में वो अपने बेटे से बोलती है, ये तेरी गर्दन पर निशान कैसा? ये तो दाग है, ऐसा निशान तो बहू की गर्दन पर भी मैंने देखा था। बहू, अरे ओ बहू। माँ जी क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? हाथ दिखा मुझे अपने अब भी। रजनी अपनी सास को अपने हाथ दिखाती है तो माया देखती है कि उसका फंगल इन्फेक्शन पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है, जिस पर वो अपनी बहू से बोलती है, बहू, तूने अपने हाथों पर ईच गार्ड नहीं लगाया ना?
तभी आज मेरे बेटे के गर्दन पर ये दांत का निशान आ गया है। अगर लगाया होता ना तो आज ऐसा कुछ ना होता। हाँ माँ जी, मैंने कुछ दिन लापरवाही जरूर की थी, लेकिन उसके बाद से मैं रेगुलर इच गार्ड लगा रही हूँ। लेकिन ये दाग है, ये पहले से इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये ठीक ही नहीं हो रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि इन्फेक्शन मुझसे वीर जी को भी हो गया है। अगर ऐसी ही कोई बात थी बहू, तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ जी, क्योंकि ये इन्फेक्शन मेरी पूरी बॉडी में हो गया है और मुझे लगा कि आप। बहू, ये तो नॉर्मल है, किसी को भी हो सकता है। तू एक बार मुझे बताती तो सही। माँ, अगर आप दोनों की लड़ाई खत्म हो गई हो तो मैं ऑफिस जा सकता हूँ। माया अपने बेटे को रोककर उसकी गर्दन पर इच गार्ड लगाकर उसे ऑफिस जाने देती है और अपनी बहू के लिए घर पर ही कुछ नीम की पत्तियां पीसकर उसमें से नीम का तेल और थोड़ा सा एलोवेरा मिलाकर उसकी हर जगह पर लगा देती है जहां उसके दाग होते हैं। ये लेप उसके दाग पर लगाकर माया बोलती है, और हाँ, अब ये लेप अपने पूरे बॉडी पर रोज लगाना है, नहा धोकर, जब तक तेरे दांत ठीक ना हो जाए। अगर मैंने पहले ही इच गार्ड को समय पे लगाया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए और मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब से आप जैसा बोलेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। रजनी बिल्कुल ऐसा ही करती है और पूरे दिन में 2 बार इसी तरह उसकी पूरे शरीर पर लेप लगाती है। साथ ही साथ वो वीर के गर्दन पर भी दाग वाली जगह पर इच गार्ड लगाती है, जिससे देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वीर के दाग खत्म हो जाते हैं और उसके कुछ ही दिनों के बाद रजनी के शरीर पर से भी सारे दाग हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। और एक दिन रजनी अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आज आपकी वजह से ही मैं अपनी इस एलर्जी और इन दागों से छुटकारा पा पाई हूँ। प्लीज माँ जी, आप हमेशा ऐसे ही मेरा साथ देना ताकि मेरी जिंदगी में ये नौबत दोबारा ना आए। इतना बोलकर दोनों सास बहू एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और हमेशा की तरह एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।